हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर ही होंगे। आज हमारी क्लास जो बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 2 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट 2 में क्या होगा? पार्ट 2 में हम फॉर्म्स के बारे में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल का, HUF का रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस से जानकारी प्रदान की थी, यानी जिसके बारे में हमने बताया था कि कैसे चेक होता है स्टेटस। अगर आपने उस क्लास को ना देखा हो तो उस क्लास को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, हमारे लिंक पे जाकर वहाँ से आप इस क्लास को देख सकते हैं और इसके बाद इस क्लास के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दोनों क्लासें एक दूसरे के साथ क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। अब आज हम जो इस क्लास के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे वो इतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या सभी सेम है कंडीशंस? क्या वही कंडीशंस फर्म और कंपनी के ऊपर भी लगती हैं? आज हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस क्लास में। मैं दीपक कुमार चचड़ा आपका स्वागत करता हूँ TND कॉमर्स सोल्यूशन एंड मोटिवेशन ग्रुप में। पहले हम फॉर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है। उसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरे साथ साथ, मेरी वॉइस के साथ साथ आप उसे साथ के साथ रीड करते रहें। आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा और आप कैपेबल भी जल्दी होंगे कि समझ पाएँ कि वो क्या कहना चाहता है। फॉर्म व्यक्ति, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दो तरह से होते हैं, रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल। यदि गत वर्ष में, पहले हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में बात करेंगे। यदि गत वर्ष में फर्म व्यक्तियों का एसोसिएशन पूर्णतः अंशतः भारत में हो तो वह निवासी मानी जाएगी। यानी कि कोई भी फर्म रेजिडेंट तभी मानी जाएगी जब उसका पूरा कंट्रोल भारत में हो, उसका नियंत्रण लेने की कैपेसिटी किस में हो, भारत में हो। यानी उसके काम काज से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार भी कहाँ हो, भारत में हो। फर्म का नियंत्रण उस स्थान पर माना जाएगा जहाँ पर सभी साझेदार फर्म के काम काज का निर्णय लेते हैं। ऐसा स्थान अगर भारत के बाहर हो, यानी नियंत्रण भारत के बाहर हो, तो चाहे भारत के जो सदस्य हैं वो चाहे निवासी भी हों, फर्म क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। यानी कि आपने समझा जो हमारी फर्म है वो रेजिडेंट केवल तब है जब वो फर्म के कामकाज निर्णय सारे भारत में लिए जाते हो, चाहे वो साझेदार नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना, पर फर्म के सारे डिसीजन अगर इंडिया में लिए जाते हैं तो वो रेजिडेंट होती है। अगर कामकाज के निर्णय बाहर लिए जाते हैं, चाहे सारे सदस्य रेजिडेंट हो, तब भी फर्म क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फर्म व्यक्तियों का एसोसिएशन यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते। फर्म व्यक्ति एसोसिएशन और व्यक्तियों का निकाय यानी फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नॉन रेजिडेंट, यदि किसी फर्म का एसोसिएशन भारत से बाहर है, क्या है, भारत से बाहर है, सारा नियंत्रण भारत से बाहर है, कंट्रोल क्या है पूरा इंडिया से बाहर है, तो वो क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। यानी कि इसमें बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 1 की क्लास की तरह कोई ऐसी कंडीशन नहीं है 182 डेज पूरी करो या वो करो। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोल इंडिया में है, कामकाज सारा इंडिया में संभलता है तो रेजिडेंट है, नहीं करता है तो नॉन रेजिडेंट है। फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कभी भी NOR नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते हैं। है ना इजी वे? चलिए अब कम शब्दों में इसे बोल देते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसलिए नहीं बोल रहा, वो होती ही नहीं है। रेजिडेंट कामकाज पूरा हिंदुस्तान में है, नियंत्रण पूरा हिंदुस्तान में है, सारे डिसीजन आप हिंदुस्तान में लेते हैं तो रेजिडेंट है। अगर इसका रिवर्स बोल दीजिए, सारा पावर बाहर है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी बाहर है, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ बाहर है, कंट्रोल सारा भारत में बाहर है, तो क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। अगला जो कंसेप्ट है, हमने फर्म, एसोसिएशन और बॉडी के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं कंपनी की। हम सब समझते हैं कंपनी होती क्या है। कृत्रिम पर्सन है, यानी कि नॉन ह्यूमन है, यानी इसे इंसान ने बनाया है, यानी इसकी जो डिसीजन है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि कंपनी कहाँ की रेजिडेंट होती है। यानी कि अगर आपको कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है तो कम शब्दों में उसका रजिस्ट्रेशन देखिए कहाँ पर हुआ है। आइए अब हम कंपनी के रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के स्टेटस के बारे में जानते हैं। फिर बता दूं आपको, कंपनी भी जिस तरह फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल NOR नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकते, उसी तरह कंपनी भी NOR नहीं हो सकती। या तो वो रेजिडेंट होगी या
नॉन रेजिडेंट होगी। अब आपको समझ में आना चाहिए HUF और इंडिविजुअल में ही NOR होता है, बाकी किसी भी फील्ड में NOR नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इंसान हैं हम, HUF में भी कर्ता को ध्यान रखा जाता है, यानी एक ह्यूमन को ध्यान में रखा जाता है, तो इसमें तो NOR और रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन फर्म, एसोसिएशन, बॉडी, कंपनी नॉन ह्यूमन है, या तो ये रेजिडेंट होती है या ये नॉन रेजिडेंट होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि ये कंपनी आज भारत में है तो चल के भारत से बाहर चली जाएगी, नहीं, वो केवल किस पे डिपेंड करता है? रजिस्ट्रेशन पे। यानी कंपनी को डिसीजन देखते वक्त, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का डिसीजन लेते वक्त आपको उसके रजिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। अब आइए, आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही होगी, आइए कंपनी के स्टेटस के बारे में जानकारी लेते हैं। निवास स्थान के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। निवासी कंपनी भारत में गत वर्ष तब मानी जाएगी, यानी रेजिडेंट तब मानी जाएगी जब कंपनी भारत की हो, यानी भारतीय कंपनी हो, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये क्या है? भारतीय कंपनी है। या फिर पढ़ते वक्त बोला था उस वर्ष किसी भी समय इसका प्रभावशाली प्रबंध भारत के उस स्थान पर रहा हो, यानी कि भारत के अंदर उसने प्रभावशाली प्रबंध, यानी कि बेस, यानी जो मेन डिसीजन है वो इंडिया के अंदर आकर लिए हों, तो वो मानी जाएगी रेजिडेंट। या तो उसका जन्म यानी रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो, शुरुआत भारत में आई हो, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। या फिर उसका कोई पावरफुल मैनेजमेंट डिसीजन भारत के में लिया गया हो, तो मानी जाएगी रेजिडेंट। अब कहते हैं प्रभावशाली प्रबंध क्या होता है, वो तो बताइए। आइए, प्रभावशाली प्रबंध उस लेवल को कहते हैं जिसमें व्यापार को, यानी बिजनेस के चलाने में, उसको मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट और बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं। यानी बिजनेस चलाने के लिए, मैनेजमेंट चलाने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उसे बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको बताया NOR कंपनी नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट हो सकती है, पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती। नॉन रेजिडेंट, यदि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाहर है, यानी उसका नियंत्रण बाहर है, उसके काम का सारे बाहर हैं, यानी वो बाहर स्थित है, जिसमें कि भारत के अंदर वो कोई डिसीजन नहीं लेती अपने आप बिजनेस को चलाने के करती, तो वो क्या मानी जाएगी? नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। तेज़ी से पढ़ते हैं कंपनी के बारे में। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, NOR इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। रेजिडेंट भारत का रजिस्टर्ड भारत में हुआ हो या उसने प्रभावशाली डिसीजन हिंदुस्तान में लिए हों, तो रेजिडेंट। अगर भारत से बाहर डिसीजन है, बाहर से बाहर रजिस्ट्रेशन है, कोई डिसीजन नहीं लेती वो बिजनेस को चलाने के प्रति भारत में, तो वो क्या है? NOR है, यानी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी की जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या अब प्रश्न बैठता है इसके अलावा कोई और ऑप्शंस होते हैं, किसी और का स्टेटस चेक किया जाता है? याद कीजिए जब बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 1 में बताया था तो लास्ट बोला था अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति। आखिरी लेवल, अन्य व्यक्तियों का लेवल भी चेक किया जाता है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसमें क्या आती है? जैसे म्यूनसिपल कमेटीज़ आ गई या नॉन ह्यूमन एक्टिविटी आ गई, यानी ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। इसका सबसे आसान तरीका है, मैं फिर बोलता हूँ नॉन ह्यूमन है तो NOR एप्लीकेबल नहीं होगा। एवरीवन, एवरी व्यूअर्स, एक बात याद रख लीजिए, जहाँ ह्यूमन है वहीं NOR या रेजिडेंट या NR होगा। जहाँ ह्यूमन नहीं होगा, जहाँ कृत्रिम होगी यानी नॉन ह्यूमन एक्टिविटी होगी, मैन मेड एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पर ध्यान रखिएगा या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, NOR नहीं होगा। कंडीशंस सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म की बहुत इंपॉर्टेंट है, 182 डेज, 60 डेज या 10 ईयर्स इंटू 9 एंड 7 ईयर टू 730 डेज। ये सिर्फ कंडीशन HUF और इंडिविजुअल के लिए है, बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कंट्रोल है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करती है। याद करने का सबसे आसान तरीका यही होता है इनको याद करने का। अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं कि इतने लंबे प्रोसेस को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल शॉर्टकट में मैं बोलता हूँ, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन से जज आसानी से कर लेंगे आप। अब प्रश्न पड़ता है अन्य व्यक्तियों का लेवल। अन्य व्यक्तियों का लेवल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आइए मेरे साथ रीड करते जाइए और समझते चलिए। अन्य किसी व्यक्ति का निकाय, स्थानीय सत्ता या कृत्रिम वैधानिक पुरुष जो निवासी होंगे या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इनके ऊपर भी एग्जिस्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि NOR है, यानी कि ह्यूमन नहीं है। नॉन ह्यूमन है तो NOR एप्लीकेबल नहीं होगा। रेजिडेंट, अब इसमें आसान तरीका, अगर पूरा कंट्रोल भारत में है, पूरा कंट्रोल भारत में है तो रेजिडेंट है, पूरा कंट्रोल भारत में नहीं है तो नॉन रेजिडेंट है। याद करने का सबसे आसान तरीका, पूर्णतः कंट्रोल, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है तो भारत में है रेजिडेंट, नहीं तो नॉन रेजिडेंट होंगे अगर पूरा कंट्रोल भारत में नहीं है तो। अब प्रश्न बैठता है, आज हमने
दोनों क्लासेस को समझने के बाद इंडिविजुअल को भी पढ़ लिया, एचयूएफ को भी पढ़ लिया, कंपनी को भी पढ़ लिया, फर्म को भी पढ़ लिया, एसोसिएशन को भी पढ़ लिया, बॉडी को भी पढ़ लिया और अदर पर्सन को भी पढ़ लिया। बहुत समझ लिया रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है। टैक्स के ऊपर क्या इसका फ़र्क पड़ता है? यस, करदाताओं पर कर का भार, तीनों लेवल पे अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग भार पड़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेजिडेंट। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उन सभी आयों पे, चाहे वो भारत से में प्राप्त हुई हो या प्राप्त मानी गई हो, चाहे वो भारत में उपजित थी या नहीं थी। आप कोई भी आय कमा लीजिए, चाहे भारत में कमाएं, भारत से बाहर कमाएं। आपने कमा ली ना, चाहे भारत से बाहर कमाई थी, तो वो क्या मानी जाएगी? भारत के अंदर टैक्सेबल मानी जाएगी। यानी कि ये माना जाएगा कि आपने कहीं पर भी कमाया, चाहे देश में कमाया चाहे विदेश में कमाया, वो भारत में क्या है? टैक्सेबल है। टैक्स ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो सभी आय जो भारत में प्राप्त हुई हैं या उत्पन्न हुई हैं, क्या उत्पन्न हुई मानी गई हैं, वो सारी क्या हैं? टैक्सेबल है इंडिया के अंदर। आप कहेंगे रेजिडेंट में भी यही था, नॉन रेजिडेंट में भी यही है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी यही है। ऐसी सभी आय जो भारत में उपर्जित या उत्पन्न हुई हैं या उपर्जित या उत्पन्न मानी जाएंगी। यानी ये दोनों पॉइंट क्या हैं? सेम है। तीसरा है, भारत में नियंत्रण होने वाली किसी व्यापार या भारत में स्थापित किसी पेशे से गत वर्ष में भारत के बाहर उत्पन्न हुई आय भी क्या मानी जाएगी? भारत की इनकम मानी जाएगी। नॉन रेजिडेंट की इनकम क्या है? भारत में आ गया, भारत में कोई काम किया, पैसा जनरेट कर लिया, टैक्सेबल है। भारत से बाहर चला गया, वैसे ही नॉन रेजिडेंट है। भारत के बाहर कोई काम किया, भारत से बाहर ही कोई इनकम जनरेट करी, वो भारत की इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। यानी आसान तरीके से समझ लो, रेजिडेंट है, कुछ मर्जी कर ले, कहीं मर्जी कमा, टैक्सेबल इंडिया में, इससे आसान तरीका नहीं। नॉन रेजिडेंट है, भारत में आया है, भारत में कोई काम किया, भारत से कोई इनकम जनरेट हो गई, टैक्सेबल है। बाहर जाके कोई काम करता है, कहीं से कमा ले, कोई टैक्सेबल नहीं है। नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सॉरी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पहले वाला केस, जो भारत में रहता है, भारत में कमाई है, बाहर कमाई है, टैक्सेबल है, मानी जाएगी, टैक्सेबल है। अगर भारत के अंदर कोई काम करता है, भारत के व्यापार से कोई इनकम जनरेट होती है, बाहर जाकर भी चाहे वो इनकम जनरेट हो जाए, तो अभी वो क्या मानी जाएगी? टैक्सेबल मानी जाएगी। NOR और R और NR, ये तीनों क्या हैं? बहुत ही इजी हैं, कंप्यूटेशन में क्या है? बहुत ही आसान है। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसके अगले पार्ट में, बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 3 में, मैं आय के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।